हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये है चैप्टर चल रहा है हमारा द प्लेन और ये है पार्ट नंबर 3, आखिरी पार्ट है। इस लेक्चर के बाद आपका प्लेन्स पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। इसमें पहला टॉपिक है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स। मतलब दो प्लेन आपके पास पहले से रहेंगे। दो प्लेन देखो, यहाँ पे एक रेड कलर का प्लेन दिखा और एक ब्लू कलर का प्लेन दिखा। तो एक ब्लू कलर का प्लेन आपका रेड वाले प्लेन को कट कर रहा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये रेड कलर का जो प्लेन है ये ब्लू वाले प्लेन को कट कर रहा है। जो मर्जी जहां भी कट करे तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये वाला ब्लू कलर का लाइन जो आपको दिख रहा है ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, ये वाला जो इस साइड है, मतलब राइट साइड में आप देखो कि ये वाला जो गैप है, मतलब ये रेड कलर का प्लेन और ब्लू कलर का प्लेन का जो गैप है, ये कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा, बना रहा है। ठीक है, अब बात हो रही है कि ठीक है चलो, इस प्लेन और ब्लू वाले प्लेन के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कौन करेगा। तो जो प्लेन इस रेड वाले प्लेन और ब्लू वाले प्लेन के बीच का जो एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक ब्लैक कलर का प्लेन बना है। बात समझ में आई? तो इसी ब्लैक कलर के प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टॉपिक है। ठीक है, तो फिर से देखिए, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स। यहां पे बाइसेक्टर्स क्यों बोला? क्योंकि दो साइडों का, एक हो सकता है एक फ्रंट साइड हो, एक बैक साइड हो, है ना, इसलिए यहां पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। बात समझ में आई? अब देखो, इफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 आर द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के इक्वेशन है। तो ये जो रेड कलर का प्लेन है इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। जो ब्लू कलर का प्लेन है इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सुनिए, ये दो प्लेन है। अगर ये दो प्लेन का इक्वेशन आपको पता है तो इस दो प्लेन के बीच का जो एंगल फॉर्म कर रहा है और उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो प्लेन्स बनेंगे उसका इक्वेशन ये है ax प्लस by प्लस cz प्लस d। याद रखिए, पहला प्लेन का इक्वेशन आपको पूरी तरह से लिख देना है LHS वाला और डिवाइड कर देना है इसके डायरेक्शन रेशियो से। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर दिया और उसका रूट अंडर ले लिया। साथ ही साथ इक्वल टू प्लस माइनस आपको देना है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 कर दिया और डिवाइडेड बाय इसका डायरेक्शन रेशियोज के सम से इसका रूट कर दीजिए। तो ये क्या देंगे? ये दीज आर द इक्वेशन ऑफ टू बाइसेक्टिंग प्लेन्स। दो बाइसेक्टिंग प्लेन्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एक लोअर एंगल बनेगा, एक बड़ा सा एंगल। देखो, कभी भी कोई भी प्लेन यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है तो एक छोटा सा एंगल बन रहा है। अगर ये छोटा सा एंगल बन रहा है, साथ ही साथ एक बड़ा एंगल भी तो पीछे बन रहा है। दिख रहा है आपको? ये सामने का एंगल तो आपको दिख गया, लेकिन पीछे का एंगल भी तो होगा ना। तो आप बता सकते हो कि एक प्लेन तो होगा जो छोटा एंगल को बाइसेक्ट करेगा और एक प्लेन होगा जो बड़ा एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस आता। दो अलग अलग इक्वेशंस आएंगे प्लेन्स के। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रॉब्लम से समझते हैं, चीजें बहुत ही सिंपल हो जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो प्लेन्स हैं आपके पास। ये दो प्लेन के बीच का आपको तो सबसे पहले वो निकाल लीजिए कि इंटरसेक्टिंग या बाइसेक्टिंग प्लेन्स क्या हैं। तो अभी आपको सिखाया, पहला प्लेन का जो LHS है उसको आप लिखिए और डिवाइड कर दीजिए उसके डायरेक्शन रेशियोज के सम के रूट से। इक्वल टू प्लस माइनस लिख के RHS मतलब जो दूसरा प्लेन का LHS लिखिए, मतलब पूरी तरह से 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 1 और इसको डिवाइड कर दीजिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको सम कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको दो फॉर्मेट आएंगे। मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला चला गया नीचे 3, नीचे ये वाला जो रूट आएगा 169 का रूट आएगा, मतलब 13 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस हो गया। तो एक बार इसको और कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई हो गया इधर, 3 मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो आपको ये मिला। अब यहां से दो कहानी शुरू होगी, या तो LHS इज इक्वल टू प्लस ऑफ RHS, तो ये वाला पोर्शन, या फिर LHS इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये वाला पोर्शन। ठीक है,
अगर हम लोग प्लस वाला टर्म लेते हैं और उसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा 2x + 7y - 5z - 21 = 0। साथ ही साथ अगर ये वाला फॉर्मेट मतलब इस वाले कंडीशन को आप इक्वेट करते हो तो इससे सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन मिलेगा ये। जाहिर सी बात है आपको दो प्लेन्स के इक्वेशन मिलेंगे क्योंकि एक प्लेन आपको छोटा एंगल बाइसेक्ट कर रहा होगा और एक प्लेन आपको बड़ा एंगल बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन्स है तो दो प्लेन्स को जॉइंट इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए टू इक्वेशंस आर ax + by + cz = 0, a1x + b1y + c1z + d1 = 0। तो जॉइंट इक्वेशन क्या होता है? जॉइंट इक्वेशन बस इस वाले LHS को और इस वाले LHS को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर देना है 0। मतलब दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर दीजिए तो इसको बोलेंगे हम लोग जॉइंट इक्वेशन। साथ ही साथ अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर द होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। आपको सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट डिग्री मैंने आपको सिखाया था ax + by + cz + d = 0, वो था आपका फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पे ये वाला जो आपने लिखा है ax² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy = 0 टू रिप्रेजेंट टू प्लेन्स से। मान लीजिए इस वाले चीज को आप दो प्लेन से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, lx + my + nz = 0 और l'(x + m'(y + n'(z) = 0। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? ये वाला कंडीशन आपके सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0। इसे बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनेंगे। अब बात आती है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन प्लेन्स, ठीक है, तो एंगल बिटवीन प्लेन्स हम लोगों ने cos थीटा के टर्म्स में भी देखा था, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज वाले टर्म्स के बेसिस पे। यहां पे अब जो सेकेंड डिग्री आपका होमोजीनियस इक्वेशन है उसके टर्म्स में आप इसको कैसे लिखोगे, उसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हो tan थीटा। आपको ये फॉर्मूलाज कुछ याद रखने पड़ेंगे। सो tan थीटा = √(mn' - m' का होल स्क्वायर प्लस nl' - n'(l) का होल स्क्वायर प्लस lm' - l' का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ll' + mm' + nn' इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस आप करिएगा डिवाइडेड बाय a + b + c कर दीजिएगा। बात आ गई समझ में? आपको ये वाला चीज याद रखना है। इसका आप लोग एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन 2x² - 6y² - 12z² + 18yz + 2zx + xy = 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स। मतलब ये एक पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली प्लेन्स का पेयर मतलब दो प्लेन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ आप एंगल निकाल लीजिए उस दो प्लेन्स के बीच में, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस मैंने बताया कि आपको बस डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है कि ये अगर पेयर ऑफ प्लेन्स अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे यह कंडीशन इक्वल टू अगर हम चेक करते हैं, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू टू, देखो कैसे कंपेयर करोगे, आपको ax ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको चिपकाना है और इसको कंपेयर करना है। मतलब यहाँ पे देखो ax² है, यहाँ 2x² है, प्लस by² है या -6y² है। तो इस तरह से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया -6, c का वैल्यू आ गया -12, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो आपको a b c f g h वगैरह सब जो चीज चाहिए आपको कंडीशन इस वाले कंडीशन में, तो आप इसको लिख लीजिए और इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमको ये पता चला कि ये 0 आ जा रहा है, मतलब कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स बेसिकली। ठीक है, साथ ही साथ आपको निकालना है एंगल बिटवीन दो प्लेन्स। मतलब ये पेयर ऑफ प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मतलब ये वाला जो आपका सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है ये दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कौन से दो प्लेन है उनके बीच में एंगल क्या है वो आपको पता करना है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो tan थीटा = 2 टाइम्स √f² + g² + h² -ab - bc - ac डिवाइडेड बाय a + b + c।
तो आप इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये जब रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी करेंगे तो ये आएगा रूट अंडर 185 डिवाइडेड बाई 2, और a प्लस बी प्लस सी जब आप करिएगा तो आ जाएगा -16। 2 का 2 रह गया इधर, इसके लिए आप लिख सकते हो रूट अंडर 185 बाई 2, और a प्लस बी प्लस सी के बदले लिख जाएगा -16। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आपका एंगल बन गया ये, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आप ये करोगे तो आपको एंगल पता चल जाएगा। समझ में आएगी बात। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन। क्या बताता है ये? द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर from a point to a given plane is called the orthogonal projection of the point on the plane। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर प्लेन पे आप कुछ बनाते हो। जैसे मान लो कोई एक प्लेन है, ये रहा आपका प्लेन। ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो एक पॉइंट आपने यहां लिया और इसके प्लेन के फुट पे इस तरह से 90 डिग्री बना दिया। तो क्या बोल दिया? द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसका फुट क्या होगा? ये वाला। फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन प्लेन, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन प्लेन, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट, इस वाले पॉइंट से इस वाले प्लेन पे मैंने क्या किया? इस तरह से ऐसा कुछ परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया। तो इसको क्या करते हैं? इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन। मतलब ये जो आपका पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का आपको अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? यहां से इस प्लेन पे आप बस 90 डिग्री परपेंडिकुलर आप पे ड्रॉप कर दोगे, बस। ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम आता है, उसको याद रखना है। इफ ax प्लस ay, सॉरी ax ay az be the areas of the projections of an area A on the 3 coordinate planes, तब इस केस में आपका a स्क्वायर जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। मतलब मान लीजिए कोई एक प्लेन है यहां पे और ऊपर में कोई एक पर्टिकुलर एरिया है। क्या बोला? मतलब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखते हैं। 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे आपके इसके प्रोजेक्शन बनाने हैं। मतलब आप बेसिकली यहां पे 3 एक्सेस बना दीजिए, एक्स वाई और जेड एक्सेस आपने इस तरह से बना दिया। ओके, अब यहां पे कोई भी एक, मान लीजिए कुछ भी इस तरह का कोई भी एक फिगर है, तो इस फिगर का प्रोजेक्शन अगर आप नीचे इस पे गिराते हो, ठीक है, इस फिगर का प्रोजेक्शन आप इधर गिराते हो और इस फिगर का प्रोजेक्शन आप किसी मतलब इस वाले प्लेन पे आप प्रोजेक्ट करते हो, तो समझ में आ रही बात। तो एक फिगर तो हो गया, एक एरिया प्रोजेक्शन हो गया ax, दूसरा इस साइड का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा ay, तो इसको हम लिखेंगे a और y। मैं माउस से टाइप कर रहा हूं, वो टैबलेट कहीं और रख दिया मैंने। तो ax ay और az, ठीक है। तो 3 एरियाज जो हैं आपके अलग अलग हैं, ये क्या है? प्रोजेक्टेड एरियाज हैं। तो आपका जो एरिया होगा, ओरिजिनल एरिया ए जो है, उसमें और प्रोजेक्टेड एरियाज में क्या अंतर होगा, मतलब क्या रिलेशन होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन, ये टेट्राहेड्रन आप जानते हो इस तरह से होता है, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं इसके। तो चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का नाम दे दिया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, सिंपल सा आप ये करिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अगर इसकी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी तो आगे प्रूफ्स और थ्योरम्स वाले सेक्शंस में इसको कवर कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इससे काम चला लें, ठीक है। वैसे प्रूफ्स आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए रहते हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। हम लोग लेवल 3 में जाकर के थ्योरम्स और प्रूफ्स वगैरह सीखेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट्स तो सीखिए। अगला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। वेरिएबल प्लेन मतलब इस प्लेन को हम वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो बी पॉइंट है ना, नहीं, ये क्या होता है? ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ऐसे ऐसे कहीं जा सकता है। उसी तरह से ए पॉइंट ऐसे ऐसे कहीं जा सकता है और सी पॉइंट जो है ऐसे ऐसे कहीं जा सकता है। तो कोई भी वेरिएबल मतलब कि कोई भी तरह का कहीं पे भी इंटरसेप्ट वगैरह बन सकता है, कोई भी साइज बन सकता है, कैसे भी टेढ़ा बड़ा सब हो सकता है, इसलिए वेरी कर सकता है ना, इसलिए कोऑर्डिनेट्स, इसलिए बोला गया है डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? कि वेरिएबल प्लेन बोला गया है और इसका डिस्टेंस आपको पता करना है ओरिजिन से। तो मान लीजिए डिस्टेंस आप कैसे पता करोगे? ऑब्वियसली इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे ओरिजिन से,
ठीक है। तो ये दूरी जो डिस्टेंस है उसको मैंने d से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो येलो कलर का प्लेन आपको दिख रहा है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1, पता है मैंने सिखाया। और डिस्टेंस होता है, बस आप कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ a टू द पावर ऑफ -2 प्लस b टू द पावर ऑफ -2 प्लस c टू द पावर ऑफ -2। आपका ओरिजिन से इस वेरिएबल प्लेन का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखिए। अ वेरिएबल प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p from the origin meets the axis in x abc. Planes are drawn through abc parallel to the coordinate planes. Show that the locus of their point of intersection is given by x to the power of -2 plus y to the power of -2 plus z to the power of -2 is equal to p to the power of -2. आपको क्या करना है, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है चलो वेरिएबल प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास x बाय a प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इसका डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पता करना हो तो आप पता करते हो वो क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर ऑफ a टू द पावर ऑफ -2 प्लस b टू द पावर ऑफ -2 प्लस c टू द पावर ऑफ -2। और ये डिस्टेंस को ही बोल दिया है कि क्वेश्चन में कि ये p है। देखो क्वेश्चन में दिया गया था कहीं हाँ, यहाँ कांस्टेंट डिस्टेंस p है तो मैंने लिख दिया p गिवन। अब तीन प्लेन्स को आप कंसिडर करिए तो आपको एक क्यूब या कोवर्ड इस तरह का कुछ मिलेगा। पहला प्लेन है x इज इक्वल टू a, मतलब ये वाला x इज इक्वल टू a, मतलब ये वाला प्लेन आपको दिख रहा है जहां पे आपका सारा x कोऑर्डिनेट्स आपका a होगा, तो ये वाला प्लेन। दूसरा प्लेन y इज इक्वल टू b, मतलब y कोऑर्डिनेट्स आपके y होंगे b होंगे, तो ये वाला प्लेन। तीसरा प्लेन आपका z इज इक्वल टू c, मतलब आपके जो z कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वो सामने वाला प्लेन, तो आपको ये दिख रहा होगा प्लेन, ठीक है। अब सुनिए, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री प्लेन्स बी x1, y1 और z1। क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीन पॉइंट्स और जो तीनों प्लेन आपका इंटरसेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट किया होगा। तो एक टॉप वाला प्लेन, एक साइड वाला प्लेन और एक सामने वाला प्लेन आपको दिख रहा है कहाँ इंटरसेक्ट किया है। आपको दिख रहा है कि ये वाला जो प्लेन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और इसी पॉइंट को नाम दिया गया है x1, y1 और z1। ये वाला x1, y1, z1, ठीक है। अब सुनिए, x1 इज इक्वल टू a आप तो आप जानते हो, y1 इज इक्वल टू b आप जानते हो और z1 इज इक्वल टू c भी आप जानते हो। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो सेकेंड रिलेशन है इसको आपको फर्स्ट वाले रिलेशन में, यहाँ पे इस वाले रिलेशन में आपको पुट कर देना है। तो जैसे ही आपने सब्सटीट्यूट किया, मतलब कौन सा वाला रिलेशन, जो डिस्टेंस वाला जो आपको रिलेशन है ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको आप नाम दे दीजिए, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो जो सेकेंड वाला रिलेशन है आपके पास, उसी सेकेंड वाले रिलेशन को इस फर्स्ट वाले रिलेशन में आप पुट कर दीजिए। तो जैसे आप इसमें पुट करेंगे तब क्या बन जाएगा, ये 1 बाय रूट अंडर ऑफ x1 टू द पावर ऑफ -2 प्लस y1 टू द पावर ऑफ -2 प्लस z1 टू द पावर ऑफ -2। समझ में आया, इज इक्वल टू p। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। आपको बेसिकली वही चीज निकालना था। तो इसके अंदर जो वेरिएबल प्लेन है वो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे आपका x का कोऑर्डिनेट कटेगा, कहीं y का कोऑर्डिनेट कटेगा, कहीं z का कोऑर्डिनेट कटेगा। तो वो जो वेरिएबल प्लेन था आपका बेसिकली यहाँ से जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, सपोज मान लीजिए ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लेन। अब तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये वाला प्लेन वैरी करके यहाँ पे आ सकता है, इधर जा सकता है, जा ही सकता है। जो इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है कि ये वाला प्लेन यहाँ तक चला है और उसके बाद फिर थोड़ा सा टेढ़ा होकर के आपका इधर चला है। हो सकता है कि ये वाला प्लेन यहाँ पे ही आकर के इधर आकर के कट करे। तो वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है कि ये वाला प्लेन थोड़ा हवा में इस साइड हो, यहाँ पे इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका तो प्लेन्स बहुत सारे अंदर में वैरी कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह के प्लेन्स को वेरिएबल प्लेन बोला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट के बाहर तो नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसका तो फिक्स हो गया कि इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, कि उसका दायरा हो गया। तो अगर कोई प्लेन हम बनाए जो इस पॉइंट से पर्टिकुलर पास कर रहा होगा, तो उस केस में तो ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई करना है, जाहिर सी बात है। तो बस वही मैंने LHS RHS को इक्वेट कर दिया और ये वाले क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ABC, ठीक है, एक वेरिएबल प्लेन ले लिया और ये ABC पॉइंट से पास कर रहा हूं, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, शो दैट the locus of the point common to the planes through ABC parallel to the coordinate planes is this। आपको ये दिखाना है
कि जो लोकस है पॉइंट का जो कॉमन है टू द प्लेन्स थ्रू एबीसी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो कोऑर्डिनेट प्लेन से पैरेलल ऑब्वियसली ये वाला और तीनों का कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो लोकस है the locus show that the locus of the point common to the planes through ABC parallel to the coordinate planes is this, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो लोकस है वो हमको ये मिलेगा। कैसे निकालेंगे? इस वाले ये वाले डायग्राम आप बना लीजिए। कोना पॉइंट को आप P x1 y1 z1 दिखा दीजिए और क्योंकि ये वाला जो प्लेन है येलो, इसके सेंटर पे या कहीं पे बीच में ABC को एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ये वाला प्लेन कहाँ कटा है? x एक्सिस पे x1 पे कटा है। ये वाला प्लेन y एक्सिस पे y1 पे कटा है और यही वाला प्लेन आपका z एक्सिस पे z1 पे कटा है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है? आप लिख सकते हो x बाय x1 प्लस y बाय y1 प्लस z बाय z1 इज इक्वल टू, सिंस ये वाला जो पॉइंट है मतलब p नहीं, यहाँ पे h नहीं, यहाँ पे p होगा, सिंस p लाइज ऑन इट, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट p है ये इस प्लेन पे लाई करेगा, ऑब्वियसली लाई करेगा क्योंकि वेरिएबल है। तो अंदर में मैंने बताया कहीं पे भी ट्रैवल करके यहाँ पे भी तो लाइक कर सकता है। तो अगर ये लाइक करेगा तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो? a बाय x1 प्लस b बाय y1 प्लस c बाय z1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। द प्लेन्स थ्रू एबीसी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर, आपको पता है कि ये सारे प्लेन्स जो कोऑर्डिनेट प्लेन से पैरेलल है वो कौन कौन से प्लेन है? एक तो सामने वाला प्लेन हो गया x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x1, दूसरा वाला प्लेन हो गया y इज इक्वल टू y1 मतलब ये वाला साइड वाला प्लेन, और तीसरा प्लेन हो गया z इज इक्वल टू z1 मतलब ऊपर वाला प्लेन। तो ये फ्रंट प्लेन, ये राइट साइड वाला प्लेन और ऊपर वाला प्लेन ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका मैच कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो? a बाय x प्लस b बाय y प्लस c बाय z इज इक्वल टू 1। बस ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें आप समझ में आपको अच्छे से आया होगा। 3 पार्ट्स में हम लोग प्लेन को कंप्लीट किए। 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोऑर्डिनेट्स पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर है हमारा प्लेन, द प्लेन। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? आपको शांति नारायण का 3 एनालिटिकल ज्योमेट्री, साथ ही साथ पीएन चटर्जी का सॉलिड ज्योमेट्री, साथ ही साथ बीएस ग्रेवाल और जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं सब के सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स आपको 100% बनाने ही हैं। कोई अगर यहां पे इस उम्मीद में बैठा हो कि प्रभाष सर आएंगे, कुछ जादू की छड़ी देंगे, सर यही क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा और मतलब कुछ खिला पिला देंगे और बोलेंगे कि बेटा यही कर लो, इसी से काम चल जाएगा, तो माफ कीजिएगा, हम कभी अपने लाइफ में ना तो कभी शॉर्टकट मारे हैं और ना ही हम अपने विद्यार्थियों को कभी शॉर्टकट मारने का सलाह देते हैं। आपको अगर बेहतरीन तरीके से परिपक्व होना है, अंदर से आपको मजबूत होना है, तो उसके लिए मुन्नी कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई इस उम्मीद में है कि शॉर्टकट मारेंगे तो कृपया हमारा प्लेटफॉर्म त्याग दें। जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो सबको आप एग्जिट कर लें, टेलीग्राम्स को डिलीट मार लें, चैनल को अनसब्सक्राइब करके डिसलाइक मार करके ठोक के चले जाएं। समझ में आई बात? हम उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो जेन्युइन हैं और जो सही में मेहनत करते हैं। जो शॉर्टकट मारने के लिए आते हैं उनके लिए न तो हमारे दिल, न तो हमारे दिमाग, न तो हमारे मस्तिष्क और ना ही हमारे कोई भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, फलाना ढिमका प्लेटफॉर्म पे कोई जगह है। आई होप बातें कड़वी लगी होगी लेकिन 100% सत्य है और आपके भले के लिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।